Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Hopes you are enjoying good health. So today our lecture topic is hydrogen sulfide safety. So आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वर्ल्ड में थ्री मोस्ट डेंजरस गैसेस हैं, वो कौन कौन सी हैं. सबसे पहले हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फार्मूला है हमारे पास CO. फिर है हमारे पास अमोनिया, जिसका फार्मूला है NH3. फिर है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. ये वर्ल्ड में थ्री मोस्ट डेंजरस गैसेस हैं, पर सेफ्टी फील्ड में हम हाइड्रोजन सल्फाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बनिस्बत कार्बन मोनोऑक्साइड के, अमोनिया के. वो हम प्रायोरिटी क्यों देते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ. हाइड्रोजन सल्फाइड को हम फ्लेमेबल गैस भी कहते हैं. फ्लेमेबल गैस का मतलब क्या है, इसको आग लग जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड को. इसे टॉक्सिक गैस भी कहते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस गैस है, जहरीली गैस है, इसलिए हम इसको टॉक्सिक गैस भी कहते हैं. इसे किलर गैस भी कहते हैं क्योंकि इससे बंदे की डेथ हो सकती है. फिर इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं. साइलेंट किलर का मतलब है कि बंदे की आवाज़ ही नहीं निकलती. एक होता है ना, बंदे की डेथ हो, बंदे की कुछ आवाज़ निकलती है, पर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड बंदे के अंदर चली जाए तो बंदे की आवाज़ ही नहीं निकलती. मीन्स के ये साइलेंट किलर है. फिर है स्वैम्प गैस. स्वैम्प गैस का मतलब क्या है, जोड़ों तालाबों में पाई जाने वाली गैस. जिस तरह दल दल होती है, गंदा पानी होता है, उसमें इसकी मखसूस कंसनट्रेशन होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, इसलिए इसको हम स्वैम्प गैस भी कहते हैं. ये हाइड्रोजन सल्फाइड के मुख्तलिफ नेम्स है हमारे पास. अब मैं आपको बताऊंगा कि सेफ्टी फील्ड में हम हाइड्रोजन सल्फाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं बानिस्बत कार्बन मोनोऑक्साइड के और अमोनिया के. सबसे पहले हम मालिकुलर वेट देखते हैं इन गैसेस के. हाइड्रोजन सल्फाइड का मालिकुलर वेट है हमारे पास 34 ग्राम पर मोल. फिर हमारे पास एयर का है 29.3 ग्राम पर मोल. फिर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका है हमारे पास 28 ग्राम पर मोल. फिर है अमोनिया. अमोनिया का मालिकुलर वेट हमारे पास 17 ग्राम पर मोल. सबसे ज़्यादा मालिकुलर वेट है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का, वो है हमारे पास 34 ग्राम पर मोल, जबकि एयर का है 29.3 ग्राम पर मोल. सेफ्टी फील्ड में हम हाइड्रोजन सल्फाइड को इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये हवा से भारी गैस है, और जबकि दूसरी गैसेस जो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ये हवा से हल्की गैसेस हैं, ये ऊपर चली जाती हैं. जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड हवा से भारी है, जो भारी चीज़ है वो नीचे बैठ जाती है, और जो नीचे चीज़ होगी वो ही हमें नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि हम तो ज़मीन पे हैं, कौन सा हम एटमॉस्फेयर में उड़ रहे हैं. दूसरी गैसेस हल्की हैं, वो ऊपर चली जाती हैं, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड भारी गैस है, ये नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है. इसलिए हम सेफ्टी फील्ड में हाइड्रोजन सल्फाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. It is heavier than air. Due to this, we give more priority to hydrogen sulfide than other gases. ये हवा से भारी गैस है, इसलिए हम हाइड्रोजन सल्फाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अदर गैसेस के बनिस्बत. इट इज़ फाउंड इन बेसमेंट. ये बिल्डिंग की जो बेसमेंट्स होती हैं वहाँ पे पाई जाती है. पिट्स में, कन्फाइंड स्पेस में, जहाँ पे वेंटिलेशन का मसला हो, ऑक्सीजन की कमी हो, अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता तंग हो, ये वहाँ पे गैस पाई जाती है कन्फाइंड स्पेसिस में. फिर वेसल्स में, पाइपलाइंस में, टनल्स में, कॉलम्स में, हीट एक्सचेंजर्स में, रिएक्टर्स में. और हाइड्रोजन सल्फाइड कितनी भारी है हवा से? 19%. 19 गुना ये भारी गैस है हवा से, इसलिए हम सेफ्टी में इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. फिर हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड कंसनट्रेशंस. हाइड्रोजन सल्फाइड की मुख्तलिफ कंसनट्रेशन होती हैं और उसके पॉसिबल इफेक्ट्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा. अगर वर्क प्लेस पे इसकी कंसनट्रेशन होगी 0.013 ppm. ppm कंसनट्रेशन का यूनिट है, ppm स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन. अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसनट्रेशन 0.013 ppm होगी तो इससे क्या होगा, इट स्मेल लाइक रटन एग. इसकी स्मेल हमें जिस तरह गले सड़े अंडे होते हैं, इस तरह इसकी हमें स्मेल आती है. फिर अराउंड 100 ppm इट किल सेंस ऑफ स्मेल. अगर इसकी वर्क प्लेस पे कंसनट्रेशन 100 ppm होगी और ये किसी बंदे के अंदर इतने ppm चले गए, तो इससे क्या होता है, जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की हिस्सा है, ये उसको ख़त्म कर देती है. फिर हम जज नहीं कर पाते कि यहाँ पे क्या चीज़ है. और ये 100 ppm पे हमारे लिए क्या है, IDLH, इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ. हमारी ज़िंदगी के लिए ये खतरा है 100 ppm पे. और अगर वर्क प्लेस पे इसकी कंसनट्रेशन होगी 500 टू 700 ppm, और ये किसी बंदे के अंदर इतने ppm चले गए, तो इससे क्या होगा, मैन बिकम अनकॉन्शियस. बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा,
अनकॉन्शियस मीन जिस तरह होता है ना, बेहिस्सो हरकत, बेहोशी टाइप जो कैफियत होती है, इस तरह होगी। बंदे को कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ ले बंदा बेहोश हो जाएगा। फिर अराउंड 1000 ppm डेथ ऑन द स्पॉट, और अगर किसी बंदे के अंदर 1000 ppm चले गए तो बंदे की मौके पे ही डेथ हो जाती है। सो ये मुख्तलिफ कंसनट्रेशन है हाइड्रोजन सल्फाइड की और उसके पॉसिबल इफेक्ट्स। फिर हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। डू नॉट गिव वाटर इन केस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विक्टिम बिकॉज इट फॉर्म्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर किसी बंदे के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड चली गई है तो उस बंदे को हमने वाटर कभी भी नहीं देना, पानी कभी भी नहीं पिलाना। क्यों? इससे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वाटर मेक्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो जब अंदर एसिड बनेगा वो अंदर से सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको तबाह कर देगा। सो वाटर कभी भी नहीं देना हाइड्रोजन सल्फाइड के विक्टिम में। फिर हमारे पास है LEL एंड UEL। सो सबसे ले LEL हमारे पास क्या है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल विच कैन बर्न इज नाउन एज LEL। फ्यूल की थोड़ी मकदार जिसको आग लग जाती है उसे हम LEL कहते हैं। इस कायनात में जितने भी फ्यूल हैं सब की एक LEL है और UEL है। अगर LEL से नीचे वैल्यू होगी फिर भी आग नहीं लगती, अगर UEL से ऊपर वैल्यू होगी फिर भी आग नहीं लगेगी। अगर मखसूस कंसंट्रेशन में कोई भी चीज़ होगी, उसकी वैल्यू होगी और ऑक्सीजन होगी और इग्निशन सोर्स होगा फिर ही आग लगेगी। जिस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड की LEL हमारे पास है 4.3 ppm, मीन्स कि ये थोड़ी मकदार अगर वर्क प्लेस पे होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन भी होगी और अगर वहाँ पे इग्निशन सोर्स हुआ तो हाइड्रोजन सल्फाइड को आग लग जाएगी। अगर 4.3 से नीचे 4.2 भी होंगे तो फिर भी आग नहीं लगेगी। सो मिनिमम जो क्वांटिटी है हाइड्रोजन सल्फाइड की वो कितनी है, 4.3 ppm। सो हाइड्रोजन सल्फाइड की LEL हमारे पास क्या है, 4.3। फिर है हमारे पास UEL, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल विच कैन बर्न। फ्यूल की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार जिसको आग लग जाती है उसे हम UEL कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की UEL हमारे पास 44 to 46, मीन्स के अगर 46 से ऊपर 47 भी हुए ppm फिर भी इसको आग नहीं लगेगी। आग कहाँ पे लगेगी, LEL और UEL रेंज के दरमियान 4.3 से लेके 46 के दरमियान अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन होगी तो आग लगेगी। अगर वैल्यू LEL से नीचे होगी फिर भी आग नहीं लगेगी, अगर UEL से ऊपर होगी फिर भी आग नहीं लगेगी। फिर हमारे पास है एक्सपोजर लिमिट, द अलाउएबल अमाउंट ऑफ हैजर्डियस सब्सटेंस एट वर्क प्लेस इज नोन एज एक्सपोजर लिमिट। कोई भी हैजर्डियस सब्सटेंस हो, कोई भी जहरीली गैस हो, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, जितनी मर्जी ये जहरीली गैसेस हों, इनकी कुछ ना कुछ अमाउंट हमें अलाउ होती है। अगर उसके सामने हम एक्सपोज हो जाएं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन हमें अलाउ होती है, उसे हम एक्सपोजर लिमिट कहते हैं। सो हाइड्रोजन सल्फाइड की एक्सपोजर लिमिट कितनी है, 10 ppm। हमें 10 ppm वर्क प्लेस पे अलाउ होते हैं। अगर 10 ppm तक हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन होगी तो हम वहाँ पे सेफली काम कर सकते हैं। अगर 10 ppm से ऊपर होगी तो हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते ब्रीथिंग अपरेटस के बगैर। सो जो एक्सपोजर लिमिट होती है इसके मुख्तलिफ नेम होते हैं। इसको हम OEL भी कहते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, इसे वेल भी कहते हैं, वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट, इसे REL भी कहते हैं, रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट, इसे TLV भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, इसे ILV भी कहते हैं, इंडिकेटिव लिमिट वैल्यू, इसे WEEL भी कहते हैं, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट एक्सपोजर लिमिट, इसे PEL भी कहते हैं, परमिएबल एक्सपोजर लिमिट। सो ये एक्सपोजर लिमिट के मुख्तलिफ नेम है। आपसे इंटरव्यूअर जो है वो OEL पूछ सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की OEL क्या है, आपने घबराना नहीं है, आपने कहना 10 ppm, क्योंकि ये एक्सपोजर लिमिट के मुख्तलिफ नाम है। वो आपसे वेल भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वेल कितनी है, 10 ppm। वो आपसे पूछेगा पेल कितनी है हाइड्रोजन सल्फाइड की, आपने कहना 10 ppm, क्योंकि ये मुख्तलिफ नाम है एक्सपोजर लिमिट के। फिर एक हमारे पास चीज़ है STEL। STEL स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। सो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसकी जो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है वो कितनी है, 15 ppm फॉर 15 मिनट। जो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है ये 15 मिनट्स के लिए डिज़ाइन की जाती है। मींस के अगर वर्क प्लेस पे 15 ppm हाइड्रोजन सल्फाइड होंगे तो वहाँ पे हम 15 मिनट्स के लिए काम कर सकते हैं, उसके बाद हमने एरिया को लीव कर देना है।
फिर हमारे पास है गैस टेस्ट इंफॉर्मेशन टेबल। जब भी हमने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवानी होती है तो हम गैस टेस्टिंग परफॉर्म करवाते हैं। उस गैस टेस्टिंग में हम कंबस्टिबल जो गैसेस होती हैं उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन देखते हैं, ऑक्सीजन की देखते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड की देखते हैं। अगर रीडिंग जो गैस टेस्टिंग में आई है वो 0% से ज़्यादा हो LEL कंबस्टिबल गैसेस की, तो हमने हार्ट वर्क अलो नहीं करना, क्योंकि अगर 0% से ऊपर होगी तो वहाँ पे वो कंबस्टिबल गैसेस होंगी, और कंबस्टिबल गैसेस होंगी अगर वहाँ पे हम हार्ट वर्क करवाएंगे तो उसमें इग्निशन सोर्स होगा और वहाँ पे आग लग सकती है। फिर 5% LEL टू 10% LEL ब्रीथिंग अपरेटस मस्ट बी यूज्ड। अगर कंबस्टिबल गैसेस की कंसंट्रेशन 5% टू 10% है तो फिर हमने ब्रीथिंग अपरेटस लाजमी डालना है काम करने के लिए। और फिर अगर 10% LEL और अबव नो वर्क और कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउड। अगर कंबस्टिबल गैसेस की कंसंट्रेशन 10% है तो फिर हमने कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउ नहीं करनी। फिर हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड 10 ppm और अबव। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन 10 ppm से ऊपर होगी तो फिर हमने ब्रीथिंग अपरेटस लाजमी डालना है। फिर 10 ppm टू 100 ppm डिवीजन हेड मस्ट साइन दी परमिट। अगर 10 ppm से 100 ppm तक कंसंट्रेशन है हम ब्रीथिंग अपरेटस डाल के काम कर सकते हैं, पर जो परमिट होगा उसको कौन साइन करेगा? डिवीजन हेड। और अगर 100 ppm से अबव होगी हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन फिर नो वर्क और कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउड, और फिर हम काम नहीं कर सकते और कन्फाइंड स्पेस एंट्री वर्क हम अलाउ नहीं करेंगे अगर 100 ppm से अबव कंसंट्रेशन होगी। 10 ppm हमें हाइड्रोजन सल्फाइड के लो होते हैं, अगर 10 से 100 तक होगी तो हम ब्रीथिंग अपरेटस डाल के काम कर सकते हैं, अगर 100 ppm से ज़्यादा होगी तो हम काम है नहीं कर सकते। फिर हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की लिमिट 20 टू 23.5% होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन 20% से कम होगी तो इसके इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेंगे। अगर 20% से ऑक्सीजन कम होगी तो हमने ब्रीथिंग अपरेटस लाजमी डालना है काम करने के लिए। और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 23.5% से ज़्यादा होगी तो हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन 35 ppm टू 1000 ppm होगी तो हमने ब्रीथिंग अपरेटस लाजमी पहनना है काम करने के लिए। अगर 1000 ppm से ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की फिर नो कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउड, हम कन्फाइंड स्पेस में काम नहीं कर सकते। ये पॉसिबल गैस टेस्टिंग जो होती है उसके जो रिजल्ट होते हैं उसका ये मीनिंग्स हैं। फिर हमारे पास है H2S डिटेक्शन सिस्टम। हाइड्रोजन सल्फाइड को डिटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ डिटेक्टर्स लगे होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि वर्क प्लेस पे हाइड्रोजन सल्फाइड की कितनी कंसंट्रेशन है। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं डिटेक्टर्स की, मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स मेंशन की हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्लांट फिक्स गैस मॉनिटर, फिर हमारे पास पोर्टेबल गैस मॉनिटर, फिर हमारे पास H2S पर्सनल टॉक्सिक क्लिप। इनकी मैं पिक्स आपको दिखाता हूँ, आपको ईजिली समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है प्लांट फिक्स गैस मॉनिटर। इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है, प्लांट पे लगा दिया जाता है, इससे हमें हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन का पता चलता है। ये जितने भी डिटेक्टर्स होते हैं इनके अंदर एक अलार्म सिस्टम लगा होता है और एक फ्लैशिंग लाइट होती है। जब भी ये हाइड्रोजन सल्फाइड को डिटेक्ट करते हैं वो अलार्म जो है वो बजने लग जाता है और जो फ्लैशिंग लाइट है वो जलने लग जाती है। फिर हमारे पास है पोर्टेबल गैस मॉनिटर। इसके थ्रू हमें हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन के बारे में पता चलता है और इसकी जो रेंज है वो होती है 15 मीटर। इसकी मखसूस रेंज होती है। ये 15 मीटर की रेंज में हमें बताएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड कितनी है। हर 15 मीटर के बाद हमें एक पोर्टेबल गैस मॉनिटर लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी रेंज ही 15 मीटर है। फिर हमारे पास है H2S पर्सनल टॉक्सिक क्लिप। ये हर बंदे के पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में अपना होता है H2S पर्सनल टॉक्सिक क्लिप। इसमें भी एक फ्लैशिंग लाइट लगी होती है, अलार्म लगा होता है और अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड को डिटेक्ट कर ले वो अलार्म जो है वो बजने लग जाता है और जो फ्लैशिंग लाइट है वो जलने लग जाती है। फिर हमारे पास है इमरजेंसी प्रोसीजर कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड वर्क प्लेस पे हो उसकी इमरजेंसी में हमने इमरजेंसी प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास स्टॉप दी वर्क। हमने काम को स्टॉप कर देना है। कोई भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हाइट पे काम कर रहे हैं, चाहे कन्फाइंड स्पेस में, चाहे क्रेन लिफ्टिंग करवा रहे हैं, वेल्डिंग करवा रहे हैं, कटिंग करवा रहे हैं, ग्राइंडिंग करवा रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमने स्टॉप कर देना है। फिर हमारे पास मैनेज योर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को मैनेज करना है मीन्स के जिस जगह से हमने इक्विपमेंट लिए थे काम करने के लिए उसी जगह पे हमने एक तरतीब में रखने हैं।
ये नहीं कि हम रास्ते में फेंक दें इक्विपमेंट और भाग जाएं उस वर्क प्लेस से, क्योंकि अगर रास्ते में फेंक देंगे, वो जो पीछे से लोग भाग के आ रहे होंगे उनके रास्ते में वो रुकावट बन जाएगी, वो स्लिप ट्रिप होके गिर जाएंगे तो उनको नुकसान पहुंचेगा। सो इसलिए हमने इक्विपमेंट को लाजमी मैनेज करना है, उनकी जो मखसूस जगह बनी हुई है वहाँ पे हमने रखना है जो हमने काम करने के लिए लिए हुए थे। फिर हमारे पास सीधी विंड डायरेक्शन, फिर हमने विंड डायरेक्शन देखनी है विंड सॉक से। ये विंड सॉक होता है, इंडस्ट्रीज में लगा होता है, इससे हम विंड डायरेक्शन देखेंगे, हवा की डायरेक्शन। फिर हमारे पास अप विंड, डाउन विंड, जिस साइड से हवा आ रही होती है उसे हम कहते हैं अप विंड, कमिंग एयर साइड, और जिस साइड हवा जा रही होती है उसे हम कहते हैं डाउन विंड। जिस तरह ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, अप विंड और फिर डाउन विंड। फिर हमने हवा की जब डायरेक्शन देख लेनी है, फिर हमने यूज योर इमरजेंसी स्केप हुड, हमने अपना इमरजेंसी स्केप हुड यूज करना है। ये आपको इमरजेंसी स्केप हुड पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। ये इसलिए डालते हैं ताकि हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे अंदर ना चली जाए, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर गो परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन देखने के बाद हमने परपेंडिकुलर जाना है, जिस साइड आवाज जा रही है उस साइड पे नहीं जाना, बल्कि अपोजिट 90 के एंगल पे परपेंडिकुलर जाना है, क्योंकि जिस साइड पे आवाज जा रही है उस साइड पे जाएंगे तो फिर हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस साइड पे हवा जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड भी उस साइड पे जाएगी। तो जिस साइड पे आवाज जा रही है उस साइड पे हमने नहीं जाना, बल्कि हमने परपेंडिकुलर जाना है। जिस तरह ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सीधी लाइन है, ठीक है। यहाँ हमने ऊपर जाना है, यहाँ हमने नीचे जाना है, इस तरफ हमने बिल्कुल भी नहीं जाना डाउन विंड, क्योंकि जिस साइड पे हवा होगी उस साइड पे ही हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। और हमने जाना कहाँ है? नियरेस्ट असम्बली पॉइंट। इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ असम्बली पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पे कोई भी अगर इमरजेंसी बन जाए हमने वहाँ पे इकट्ठे होना होता है। सो हमने विंड डायरेक्शन देख के उसके परपेंडिकुलर हमने नियरेस्ट असम्बली पॉइंट जो होगा वहाँ पे चले जाना है। तो ये इमरजेंसी प्रोसीजर है हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में। फिर हमारे पास है असम्बली पॉइंट नेम्स। इंडस्ट्रीज में एक मखसूस एरिया डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पे सब लोगों ने इमरजेंसी केस में इकट्ठे होना होता है, उसे हम असम्बली पॉइंट कहते हैं। सो असम्बली पॉइंट के मुख्तलिफ नेम होते हैं, इसे हम सेफ पॉइंट भी कहते हैं, इसे हम मास्टर पॉइंट भी कहते हैं, इसे हम मार्चिंग पॉइंट भी कहते हैं। फिर हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड जोन क्लासिफिकेशन। हाइड्रोजन सल्फाइड के मुख्तलिफ जोन होते हैं, जिस तरह के अगर वर्क प्लेस पे हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसनट्रेशन 50 ppm से लेस देन है तो इसे हम ग्रीन जोन कहते हैं। अगर 100 ppm से लेस है फिर इसे हम येलो जोन कहते हैं। अगर 1000 ppm से लेस है फिर इसे हम एम्बर जोन कहते हैं। अगर 1000 ppm से अबव कंसनट्रेशन है H2S की वर्क प्लेस पे, इसे हम रेड जोन कहते हैं। सो ये मुख्तलिफ जोन होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के वर्क प्लेस पे। सो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के रिलेटेड लेक्चर कंप्लीट हो गया है। किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फाइनली डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।